बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। और टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने सेकंड आपको स्टार्ट कराया था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको वहां पर चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई के थ्रू बताया था कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू या तो अप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है यहां पर, और कॉन्सेप्ट है आपका एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले एप्रिसिएशन देख लेते हैं क्या होता है। एप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ना। तो सिंपल डेफिनेशन है राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के चेंज होने की वजह से अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अगर राइज हो जाए डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, तो ये एप्रिसिएशन कराएगा। और ये होगा कब? जब पहला इसमें केस है आपका इंक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि ये आपका इक्विलिब्रियम है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज हो गई, ये क्वांटिटी यानी कि डिमांड और सप्लाई यहां पर आप मेजर कर रहे हैं। इस कंडीशन में अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो दिस विल शिफ्ट टू राइटवर्ड यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं इसे। इसकी वजह से क्या होगा? प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज घट जाएंगे या रेट ऑफ एक्सचेंज रेट घट जाएगा और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉल इन एक्सचेंज रेट की वजह से एप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी से। जैसे मान लेते हैं कि $1 बराबर 70 रुपीज हम स्पेंड कर रहे थे। अब अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी की बढ़ गई तो अब $1 इक्वल टू 65 रुपीज हो गई। तो यहां पर जो चेंज आया वो 5 रुपीज लेस हो गया। अब बच्चों आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ी कैसे? यहाँ तो ये घट रही है, 70 से लेकर 65 हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आपको $1 के बराबर का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए 70 रुपये स्पेंड करने पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको $1 के बराबर का प्रोडक्ट कितने में मिलेगा? 65 रुपीज में ही मिलेगा। तो आपका 5 रुपए क्या हो गया? बच गया। यानी कि $1 के बराबर के स्पेंड करने के लिए आपको 5 रुपीज अब लेस स्पेंड करने हैं। तो इस तरह से आपका क्या होगा? करेंसी का एप्रिसिएशन होगा, यानी कि आपको 5 रुपए कम स्पेंड करने पड़ेंगे, तो आपको करेंसी एप्रिसिएट हो गई। तो ये कब होगा? जब सप्लाई इंक्रीज हो जाए और सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तब ये एप्रिसिएशन होगा आपकी डोमेस्टिक करेंसी पर। इसका दूसरा केसेस है इसका सेकंड केस है फॉल इन डिमांड। अभी सप्लाई इंक्रीज हुई थी, अब डिमांड फॉल होगी तो क्या होगा? व्हेन डिमांड
ऑफ फॉरेन करेंसी अच्छा, एक और चीज है बच्चों, यहां दोनों ही केसेस में क्या होगा, अपनी करेंसी की वैल्यू राइज होगी तो वो एप्रिसिएशन है, लेकिन यहाँ डिमांड फॉल हो रही है तो हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। तो व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, यहाँ फॉल इन डिमांड सेकेंड केस है, और इस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल्स एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। देखिए ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब इस कंडीशन में फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉल हो गई तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अब जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा, जो पहले ई था वो घटकर क्या रह गया, E1 पर रह गया, और क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज भी फॉल हो जाएगा। इस वजह से जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, उसके बदले में अब हमें $1 इक्वल्स टू 65 रुपीज फॉर पे करने पड़ रहे हैं। तो पहला रीजन था इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो गई थी, इसलिए आपका डोमेस्टिक करेंसी की वो एप्रिसिएशन मिला। यहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉल हो गई, इसलिए एप्रिसिएशन मिला। तो दोनों ही केसेस में हमें अब क्या करना है, पहले से 5 रुपीज पे कम करने हैं। तो ये हो गया आपका एप्रिसिएशन। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of domestic foreign currency, यानी कि अब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, और रीजन वही है, डिमांड और सप्लाई। तो यहां लिख सकते हैं ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब इसमें पहला केस क्या होगा, वहां पर इंक्रीज इन सप्लाई था, यहां पर पहला क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई। तो वही सेंटेंस लिखना है आपको जो अभी मैंने लिखे थे, बस आपको एक वर्ड चेंज करना है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज करना है, और राइट वर्ड शिफ्ट की जगह लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है। तो यहां क्या होगा, यही सेम डायग्राम आपको यहां बना के दिखा देता हूं। ये आपका सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और ये आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है। यहां पर क्वांटिटी मेजर्ड हो गई, अब क्या हो गया, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो ये लेफ्टवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और इस वजह से नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर बनेगा, और इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी फॉल हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो आप अभी $1 के बराबर 70 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, अब $1 के बराबर आपको 72 रुपीज पे करने पड़ेंगे, यानी कि अब आपको 2 रुपीज सरप्लस में पे करना है, यानी कि अब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई और आपको पहले से ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसका दूसरा केस है आपका, वो है आपका, उधर अभी डिक्रीज इन डिमांड था, यहां हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो
जब डिमांड डिक्रीज होगी तो आपकी करेंसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डायग्राम इसी तरह से बनेगा, और अभी जो इंक्रीज इन डिमांड का दिखाया था वही आपको यहाँ पर शो कर देता हूं। तो ये आपका डिमांड और सप्लाई हो गए, ये एक्सचेंज रेट हो गई, और ये आपका क्वांटिटी हो गया। ये पॉइंट ई आपका इक्विलिब्रियम है, और ये नया इक्विलिब्रियम ई बने हैं। तो अब क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के साथ साथ ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और इस केसेस में हमें पहले से रेट ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, और नया इक्विलिब्रियम E1 पर बनेगा। तो इन दोनों ही केसेस में, जैसे अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो पहले 70 रुपीज पे कर रहे थे, अब आपको 72 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो दो केसेस हैं, या तो सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो आपको ज्यादा पे करना है, और अगर सब डिमांड इंक्रीज हो जाए तो आपको ज्यादा पे करना है। तो ये आपके दो केसेस हो गए, किसके, वो हो गए आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो डेप्रिसिएशन होगा या एप्रिसिएशन होगा। अब दो केस आपके फिक्स एक्सचेंज रेट के हैं, उनमें पहला केसेस है आपका रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन कब होगा, रिवैल्यूएशन तब होगा जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू के टर्म्स में इंक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिक्लेयर करेगी कि अब हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म में पहले से अप्रिशिएट यानी कि बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो उसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन। तो यहां लिख सकते हैं राइज in the value of domestic currency in terms of foreign currency by the government order। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है कि अब उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो फिर ये कहलाएगा रिवैल्यूएशन। और ये किस पर होता है, इट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर था, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, या डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये होगा आपका किस पर, ये होगा आपका फिक्स एक्सचेंज रेट पर। दूसरा इसका केस है आपका डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन में बस क्या करना है, राइज को फॉल करना है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency by the government order। तो जब गवर्नमेंट ऑर्डर होने पर, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट या गवर्नमेंट डिक्लेयर होने के बाद गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है, तब ये कहलाता है डिवैल्यूएशन, और ये भी फिक्स एक्सचेंज रेट पर होता है। तो बच्चों आता क्या है, कभी कभार डिफरेंस पूछ लिया जाता है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में, और ये भी पूछ लिया जाता है कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन सेम थिंग है। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों के डिफरेंसेस बता दिए, डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दो टाइप का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, एक स्पॉट मार्केट कहलाता है और दूसरा कहलाता है फॉरवर्ड मार्केट।
ये करंट नेचर का होता है, यानी कि यहां पर जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं वो आते हैं। जैसे आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, तो आपको पर डे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वहां पर जो एक्सचेंज रेट होगी, ऑन स्पॉट जो एक्सपायरी रेट होगी, वही आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे अभी एट परसेंट 70 रुपीज है, तो अभी आप अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कराते हो, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो 70 रुपीज के हिसाब से आपको एक्सचेंज रेट चार्ज करनी पड़ेगी। तो जो ट्रांजेक्शन ऑन स्पॉट होते हैं वो मार्केट कहलाता है स्पॉट मार्केट। करंट नेचर का होता है, डेली बेसिस का होता है, और यहां पर जो एक्सचेंज रेट उस टाइम पीरियड पर अवेलेबल होती है वही आपको पे करनी होती है। तो ऐसा मार्केट जो करंट नेचर या डेली बेसिस का है। ऐसा मार्केट जो फ्यूचर में पे करना है, ये ट्रांजेक्शन कब होंगे, फ्यूचर ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। फ्यूचर ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि अभी तो आपका डिसाइड हो गया कि आप कुछ प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट कराना है या इंपोर्ट कराना है, तो उस टाइम पीरियड में जो फ्यूचर में आपको पे करना होगा वो प्रेजेंट के बेसिस पर होगा। जैसे अभी आपको $1 = 70 रुपीज का एक्सचेंज है, और मशीन आपने इंपोर्ट कराई, और वो आपको पे आएगी कब, 3 महीने बाद। और 3 महीने बाद मे भी पॉसिबल है कि 80 रुपीज हो जाए। तो आपकी जो एक्सचेंज रेट आज डिसाइड होगी, इस पर आपका पेमेंट होगा। यानी कि अब जो 10 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो फ्यूचर में आपको पे नहीं करना, क्योंकि हमारे और दूसरी कंट्री के बीच में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई थी वो प्रेजेंट में हो गई थी, और उस प्रोडक्ट की डिलीवरी फ्यूचर में होगी। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस नेग्लेजिबल होगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आपको केवल और केवल जो एक्सचेंज रेट लगेगी वो $1 = 70 रुपीज लगेगी। तो ये दो मार्केट होते हैं, ये करंट नेचर का होता है और ये फ्यूचर नेचर का होता है, यानी कि फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शन को शो करता है वो मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, वो है आपका फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ये 3 फंक्शन है। पहला है ट्रांसफर फंक्शन। तो ये कब अराइज होता है, जब एक कंट्री के बीच में, एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया, यूनिलेटरल ट्रांसफर करने हैं, आपको स्पेकुलेशन करना है, तो करेंसी ट्रांसफर होगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जब ट्रांसफर होगी तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ही ट्रांसफर करानी है। जैसे आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, आपको कमर्शियल बैंक की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आप अपनी करेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज कराएंगे, ट्रांजेक्शन होंगे। क्योंकि आप अगर एक्सपोर्ट कराएंगे तो आपको उसी कंट्री की करेंसी मिलेगी, और आपको अपनी कंट्री में करेंसी लानी है, तो आपको अपनी कंट्री की करेंसी की तो नीड होगी। तो ये जो ट्रांसफर करे किया जाएगा आपको फॉरेन करेंसी से डोमेस्टिक करेंसी में, तो ये करेगा कौन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये वहां का फंक्शन है। दूसरा है क्रेडिट फंक्शन। जैसे डोमेस्टिक मार्केट में सारा का सारा व्यापार बिजनेस क्रेडिट पर डिपेंड करता है, ऐसी इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन ट्रेड भी क्या होता है, वो भी आपका क्रेडिट पर डिपेंड होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। जैसे एक शॉपकीपर है डोमेस्टिक मार्केट में, उसको सामान चाहिए और आपने उसको उधार में सामान दे दिया, तो सेम ऐसे ही है, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के प्रोडक्ट हम लोगों को जो सामान देगी वो क्रेडिट पर देगी। तीसरा फंक्शन है हैजिंग फंक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड मार्केट, वहां क्या हो रहा था कि फ्यूचर में तो डिलीवरी होगी प्रोडक्ट की, और प्रेजेंट में डिसाइड हो गया। तो ये वही फंक्शन है, ये वही प्रोसेस है कि जो डिफरेंस आएगा, जो वेरिएशंस आएंगे किसके बीच में,
प्रेजेंट एक्सचेंज रेट और फ्यूचर एक्सचेंज रेट के बीच में जो वेरिएशन आएंगे उन वेरिएशन को रोकता है, अवॉइड करता है, हटाता है, ये कहलाता है हेजिंग फंक्शन। कह रहा है इंप्लाइज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क कंसर्निंग द वेरिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो जो चेंज आया था, मैंने आपको बताया था $1 इक्वल्स टू 70 रुपी और $1 इक्वल्स टू 72 रुपीज, तो ₹2 का जो वेरिएशन आया वो फिनिश हुआ, ये खत्म हो जाएगा इस हेजिंग फंक्शन की वजह से, क्योंकि फ्यूचर में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा और प्रेजेंट में आप क्या कर लेंगे, एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेंगे, तो ये फंक्शन आपका हेजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, आज हमने 11th चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया है और अब आपका केवल इस यूनिट का एक चैप्टर रह गया, वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट आपको फिर स्टार्ट करनी है इंडियन इकोनॉमी।